नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के अंडर डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में अलग अलग पहलू देखे थे, जैसे कुछ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स, या फिर अगर कंस्ट्रक्शन ग्राउंड लेवल पे होता है तो उस टाइम प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होनी चाहिए, या अगर कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर पोर्शन में होता है या कुछ स्पेसिफिक हाइट पे होता है, जैसे कि हमने वर्किंग एट हाइट के बारे में देखा था, या फिर कहीं पे वर्किंग बिलो ग्राउंड लेवल होता है। तो ये अलग अलग पहलू जो कंस्ट्रक्शन में आ सकते हैं। तो उसमें एक पहलू ये भी है कि अगर ओल्ड बिल्डिंग्स है या फिर जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है तो वो स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग्स को डिमोलिश करना भी नेसेसरी होता है। तो ये एक्चुअली जब हम इंटेंशनल डिमोलिशंस कहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशंस लेना पड़ते हैं, और वो परमिशंस और प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ आप वो बिल्डिंग्स के लिए डिमोलिशंस के लिए जा सकते हैं। तो ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे कहीं पे इंडस्ट्रीज में चिमनीज होते हैं, या फिर कहीं पे बिल्डिंग्स होते हैं, या फिर कहीं पे एक पर्टिकुलर परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। तो ये ऐसे जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, अगर उसको डिमोलिश करना है तो वो डिमोलिशन प्रोसेस के लिए आपको अप्लाई करना होगा, और वो एप्रोप्रिएट जो भी मेथड होगी डिमोलिश करने के लिए वो स्ट्रक्चर, वो एप्रोप्रिएट मेथड आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो इसमें मेनली आपको डिमोलिशन करने के पहले डिमोलिशन सर्वे करना जरूरी होगा कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका वेट क्या है, उसके अलग अलग मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या है, उसका लाइफ स्पैन क्या था, और वो बिल्डिंग के आजू बाजू में अगर उसको डिमोलिश करते हैं तो वहां पे उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, वहां से उसकी कितनी डस्ट वहां पे फॉर्म हो सकती है, दूसरे जो स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग्स होंगे उस पे उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। ऐसे अलग अलग पहलू आपको डिमोलिशन सर्वेस में स्टडी करने होंगे। इसका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको क्लियर करना होगा, उसके हिसाब से आपको सर्वे के बेसिस पे प्लानिंग करना होगा, और फिर जो अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है डिमोलिशंस के लिए वो डिमोलिशंस मेथड आपको एप्रोप्रिएट जो भी स्ट्रक्चर के हिसाब से सर्वे के हिसाब से तरीका होगा वो आपको चॉइस करना होगा, और फिर स्टेप बाय स्टेप जो भी आपने चॉइस की होगी एप्रोप्रिएट मेथड वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको टोटल डिमोलिशन वर्क कंप्लीट होगा। फिर डिमोलिशन कंप्लीट करने के बाद भी जो भी आपके एनवायरमेंटल कंसर्न हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन के मेजर चांसेस होते हैं, उसके अलावा यहाँ पे अगर सॉइल या वाटर बॉडीज अगर नजदीक होती है तो वहां पर भी उसके कंसर्न हो सकते हैं, या फिर नॉइज एक कंसर्न हो सकता है, और या फिर उस पर अगर डेब्रीज यानी कि मटेरियल वेस्ट मटेरियल ज्यादा होता है तो वो भी एक इश्यू होता है, और अगर स्ट्रक्चर में ऑलरेडी हजार्डस मटेरियल अगर होगा तो हजार्डस मटेरियल का वेस्ट मैनेजमेंट वो भी एक इश्यू हो सकता है। तो अलग अलग एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी यहाँ पे डिमोलिशन स्ट्रक्चर के टाइम आपको यहाँ पे स्टडी करने होंगे। तो डिमोलिशन यानी कि ये क्लियरली डिसमेंटलिंग प्रोसेस है, यानी कि जो भी आपका असेंबली यानी कि जो भी बॉडी या स्ट्रक्चर जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको आपको पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, या फिर इसको डिस्ट्रॉय करना है, उसकी डिसमेंटलिंग करनी है। ये रेजिंग भी हो सकता है, डिस्ट्रॉइंग भी हो सकता है, रेकिंग भी हो सकता है। तो जो भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को आपको वहां से हटाना है, वहां से निकालना है, और वो फिर प्लेन एरिया में जो भी आपका प्लानिंग होगा नेक्स्ट वो आपको वहां पे कन्वर्ट करना है। तो ये कंट्रोल्ड मेथड होनी चाहिए, और उसकी प्लानिंग जो है वो पहले से ही क्लियर करनी चाहिए। तो इसमें जो डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर जो प्रोसेस होती है, अगर ये आपने एक्सप्लोजिव की हेल्प लेके ये अगर डिमोलिशन परफॉर्म किया तो उसको हम इम्प्लोजन्स कहते हैं। तो यानी कि अगर कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन जिसको कहते हैं, तो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन अगर आप यूज करते हैं तो उसको हम इम्प्लोजन कहते हैं। अभी ये जो नॉर्मली बाकी के जो मैनुअल मेथड्स कुछ अवेलेबल है, हैमरिंग टेक्निक्स कुछ अवेलेबल है, या फिर बॉल एक मेथड अवेलेबल है, तो अलग अलग मेथड्स भी यहाँ पर डिपेंड्स है कि स्ट्रक्चर और जो सराउंडिंग है और जो भी सर्वे किया है उसके बेसिस पे आपको फाइनलाइज करना होगा। तो स्ट्रक्चर का एग्जैक्टली हाइट क्या है, सराउंडिंग क्या है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके इफेक्ट्स अलग अलग कहाँ पे हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा। तो जैसे ही ये अगर फोटोग्राफ हम देखेंगे तो इससे पता चलता है कि ये
इसकी हाइट कितने फ्लोर्स तक है। अभी जब भी हम ये बिल्डिंग अगर कोलैप्स करने वाले हैं, डिमोलिश करने वाले हैं, तो इसमें से कितना डस्ट यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, इसका आपको प्रेडिक्शन या जजमेंट लेना होगा। ये डस्ट कहाँ तक जा सकता है, इसको अगर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेना है, जैसे कि कहीं पे स्प्रेइंग मेथड हम यूटिलाइज करते हैं, वाटर स्प्रेइंग करके ये डस्ट को सेटल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई फेंसिंग मैकेनिज्म हम डेवलप कर सकते हैं, इंक्लोजर मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे कुछ जो टेक्निक्स है या मेथड्स है या फिर सॉल्यूशंस है, उसके लिए आपको पहले से ही सोचना होगा, यानी कि प्री प्लानिंग जो है वो आपकी परफेक्ट होनी होगी। तो यहाँ पे मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा आपका, तो यहाँ पे एनवायरमेंट ओरिएंटेड कंसर्न्स आपको चेक करने होंगे। अगर एनवायरमेंट में अगर कहीं पे डैमेज पहुंचता है तो वो आपको प्रोटेक्ट करना है, या फिर जो स्ट्रक्चर है उसका अगर कोई रिपेयरिंग का पॉसिबिलिटी है तो वो डैमेज रिपेयरिंग आप कर सकते हैं, और वो अगर रीयूज अगर आप करना चाहते हैं या फिर रिसाइकल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी होगी। उसके अलावा जो प्रीवियस स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्टेड साइट जो होती है, तो उसके अलावा बाकी के भी स्ट्रक्चर्स क्या है वहां पे, उसका भी आपको सर्वे करना होगा। और फिर जहाँ पे जो बिल्डिंग में या फिर स्ट्रक्चर में जो रहने वाले ऑक्यूपेंट्स होंगे, वो ऑक्यूपेंट्स को ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी कि आपकी ये ओवरऑल बिल्डिंग है, इसमें ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है, और अभी हम ये डिमोलिशन का जो टारगेट रखा है इसके लिए हमने ये प्लानिंग किया है, और फिर उनको कितना टाइम लगने वाला है और कितने दिनों में ये क्लियर होने वाला है, उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। और फिर उसके बेसिस पे अगर आपको कोई यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लीगल रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी आपको यहाँ पे फुलफिल करनी होगी। तो यहाँ पे अलग अलग डिमोलिशंस के स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बात की सर्वेइंग, तो आपको ओवरऑल सर्वे करना होगा। फिर उसके बाद में डिमोलिशन करने के बाद जो हजार्डस मटेरियल होता है, तो वो हजार्डस मटेरियल के लिए जो स्पेशल रूल है, वो हजार्डस मटेरियल के रूल के हिसाब से आपको उसका हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लिफ्टिंग, कैरी, वही हिसाब से मटेरियल, हजार्डस मटेरियल के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आपको वर्कआउट करना होगा। फिर वहां पे जो भी आपको प्लानिंग करना है या फिर आपको रिस्ट्रक्चरिंग करना है या फिर वहां पे नया कुछ बनाना है या फिर कोई दूसरा गार्डन वगैरह बनाना है, तो जो भी आपका प्लानिंग होगा तो वो भी आप वहां पे बाद में कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिमोलिशन के पहले आपको जो भी सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने हैं, उसकी लिस्टिंग, उसका एग्जीक्यूशन, उसके रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स या फिर और कोई यहाँ पे फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके बारे में आपको पहले से ही सोचना है और उसके बाद में ही स्टार्ट करना है। तो मेनली अगर हम सर्वे की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर स्पेसिफिक हम स्ट्रक्चर में बिल्डिंग अगर हमने कंसिडर किया तो उसमें बिल्डिंग सर्वे आपको करना है। तो बिल्डिंग सर्वे में यहाँ पे बिल्डिंग के अलग अलग जो ड्राइंग रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर जो अलग अलग मटेरियल्स हमने यूज किए होते हैं उसका सर्वे, या फिर इसमें अगर स्पेसिफिक कोई हजार्डस मटेरियल है तो वो कौन सा मटेरियल है, कितनी क्वांटिटीज में है, उसके लिए भी आपको डिटेल में जानकारी लेनी होगी। बिल्डिंग के अलग अलग एंगल से आपको फोटोग्राफ्स लेने होंगे कि हर एक इसमें आपको अगर कहीं पे लगता है कि ये दिक्कत आएगी या फिर ये प्रॉब्लम आएगा तो उसका सोल्यूशन आपको पहले से ही सोचना होगा। और बिल्डिंग के सराउंडिंग यानी कि आसपास का जो एरिया है, वो आसपास के एरिया के हिसाब से भी आपको प्लानिंग करनी होगी कि इसका एरिया या फिर इसका ग्राउंड या फिर उसका कंपाउंड कितना है, और ये अगर कोलैप्स होने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इसमें जो डिस्टेंस है वो नियर बाय बिल्डिंग्स में कितना डिस्टेंस है, जो एडजेसेंट बिल्डिंग से उसका डिस्टेंस क्या है, या फिर अगर बिल्डिंग के अलावा यहाँ पे कोई अगर स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या है, या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसपे डिमोलिशन के टाइम इसका इफेक्ट हो सकता है, तो उसके डिस्टेंसेस, सेफ्टी डिस्टेंसेस आपको वर्कआउट करने पड़ेंगे। फिर ये बिल्डिंग का टाइप क्या है, और फिर डिमोलिशंस के ओरिएंटेड आपको बाकी की अगर जानकारी लेनी है तो ये सर्वे में आप ले सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू जानकारी लेनी है, यानी कि जैसे कि हमने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बात कही थी कि आपको कम से कम 15 साल के अंदर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ये चेक करना होगा, और फिर यहाँ पे अगर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ यहाँ पे अगर ठीक नहीं होगी तो उसके लिए आपको सोल्यूशन ढूंढने होंगे। तो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के सर्टिफिकेट्स होते हैं, या फिर आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर का
मैक्सिमम जो सेफ्टी ओरिएंटेड हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ सेफ्टी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स होते हैं, या फिर अलग अलग जो उसके बिल्डिंग के प्लान्स होते हैं, या फिर उसमें फ्लोर वाइज प्लान होते हैं, या फिर उसमें अलग अलग मास्टर प्लान भी होता है, या फिर उसमें लेजेंड्स में अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग में क्या क्या हमने यूज किया है, एरिया का नाम क्या दिया है, या फिर जोन का नाम क्या दिया है, फिर यहाँ पे हमने क्या यूज किया है। तो ये सभी ड्राइंग के रिकॉर्ड जो है ये डिटेल में आपको देखने होंगे। तो इसमें मेनली आपको फोकस करना है कि ये जो बिल्डिंग का या जो भी स्ट्रक्चर का है उसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या है, और इसके जो मेन कॉलम्स होते हैं, या फिर जो स्टील बार्स होते हैं, सीमेंट्स होते हैं, कंक्रीट्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम उसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है तो स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल जानकारी लेनी होगी। ये स्पेशल स्ट्रक्चर किस लिए बना है, कैसे बना है, और किस साल में बना है, और अभी इसका इशू क्या है, या फिर उसका करंट स्टेटस क्या है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, फिर उसका स्ट्रक्चर का बिहेवियर कैसा है। तो इसमें भी अलग अलग पहलू आते हैं। तो इसमें ये डायरेक्ट सनलाइट में है, विंड के रेजिस्टेंस में है, या फिर रेनी सीजन्स की वजह से यहाँ पे उसके जो बॉटम साइड है या प्लिंथ लेवल है वहाँ पे वेट साइड है, या फिर इसके ऊपर अगर कुछ इश्यूज या फिर रिएक्शन हो चुके हैं ऑलरेडी एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से, तो वो भी यहाँ पे चेक करनी होगी। तो कहीं पे अगर स्ट्रक्चर में क्रैक्स डेवलप होते हैं, कहीं पे वो अगर टिल्ट होता है, थोड़ा सा लिफ्ट हो चुका है, या फिर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो चुकी है, तो ऐसे अगर कोई बिहेवियरल इश्यूज इसमें होंगे तो वो भी आपको यहाँ पे चेक करने होंगे। उसके अलावा जो सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे कि हमने अभी बात की, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स और अलग अलग उसके सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। तो ये सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये सपोर्ट सिस्टम ये एडिक्वेट है या नहीं, और जब डिमोलिशन हम करना चाहते हैं तो ये सपोर्ट सिस्टम के लिए आपको कैसे यहाँ पे हटाना होगा। उसके अलावा जो डिटोरिएशन यानी कि डिग्रेडेशन, क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, तो ये डिग्री ऑफ डिटोरिएशन का रेट कैसे है, और ये किस वजह से डिटोरिएट हो चुके हैं। जैसे कि अभी कुछ स्ट्रक्चर्स में अगर मेटल पार्ट ज्यादा होता है तो मेटल का करोजन हो जाता है, और करोजन की वजह से यहाँ पे डिटोरिएशन होता है। कुछ जगह आपने जो भी कंक्रीट यूज किया है उसका जो मिक्सचर होता है, यानी कि सीमेंट या सैंड या फिर अलग अलग साइजेस के सैंड्स, तो इसका प्रोपोर्शन भी ठीक तरह से नहीं होता, जिसकी वजह से भी डिटोरिएशन हो सकता है। या फिर जो वाटर स्प्रेइंग मैकेनिज्म होता है, या फिर आपको जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट में वाटर लगता है उससे कम या ज्यादा अगर आपने दे दिया, या फिर वो वेदर कंडीशन की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो वहां पर भी डिटोरिएशन के चांसेस बन जाते हैं। कहीं जगह कंटिन्यूअस हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंसेस, इसकी वजह से भी यहाँ पे जो मटेरियल है उसका डिग्रेडेशन हो सकता है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आपकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो आपको पहले से चेक करना होगा, और फिर उसके बेसिस पे आपका जो डिमोलिशन का प्लान है वो आपको बनाना होगा। अभी जो कुछ मटेरियल्स की हमने बात की थी उसमें हमने स्पेशल बताया था कि कुछ बिल्डिंग्स में हजार्डस मटेरियल्स होते हैं। तो ये हजार्डस मटेरियल का रिमूव करना, और फिर हजार्डस मटेरियल वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है उसके हिसाब से उसका पैकिंग करना, लोडिंग अनलोडिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, और फिर बाद में लास्ट में उसका वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से, यानी कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट या डिस्पोजल करना। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो भी पुराने स्ट्रक्चर थे वो पुराने स्ट्रक्चर्स में मैक्सिमम जगह एस्बेस्टॉस यूज किया जाता था, क्योंकि एस्बेस्टॉस एक हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है। तो यहाँ पे वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी और कंटिन्यूस टेम्परेचर पे भी वो अच्छा एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे सकता था, सपोर्ट दे सकता था, इसीलिए एस्बेस्टॉस पहले बहुत ज्यादा यूज करता था। तो लेकिन ये एस्बेस्टॉस ये एक हजार्डस मटेरियल है, और अगर आप नोटिफाइबल डिसीजेस देखेंगे तो यहाँ पे एस्बेस्टोसिस ये एक डिसीज है जिसका मेन रूट कॉज ये एस्बेस्टॉस है। तो अगर ये आप डिमोलिशन करते टाइम अगर ये एस्बेस्टॉस की डस्ट यहाँ पे आ गई और वो सस्पेंशन फॉर्म में अगर रहती है तो ये रेस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये एस्बेस्टॉस हजार्डस मटेरियल आपको केयरफुली हैंडल करना होगा, स्टोर करना होगा, डिस्पोज करना होगा,
एज अ केमिकल वेस्ट। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल रेगुलेशन जो है उसके हिसाब से आपको ये कंट्रोल करना होगा। अगर आप डिमोलिशन के पहले ही हजार्डस वेस्ट निकाल पाते हैं तो वो एक अच्छा तरीका होगा कि आपको हजार्डस वेस्ट सेपरेट आउट करेंगे और फिर रिमेनिंग जो वेस्ट है नॉन हजार्डस वेस्ट उसका हैंडलिंग, स्टोरिंग, डिस्पोजिंग वो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर ये वेस्ट मिक्स हो जाती है तो आपको पहले सेग्रीगेट करना होगा कि हजार्डस वेस्ट कौन सी है, उसको सेपरेट आउट और उसके रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी है, गाइडलाइंस है, वो सेपरेट करनी होंगी। उसके अलावा कहीं पे सॉइल कंटेमिनेशन ये एक प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे आपकी जो सॉइल है वो कंटेमिनेट हो सकती है, स्पेशली अगर यहाँ पे कुछ हजार्डस मटेरियल होगा तो उसकी वजह से भी मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर सॉइल कंटेमिनेट करने वाले जो मटेरियल अगर वो डिस्पोजल टेक्निक्स में या ये डिमोलिशन टेक्निक्स में अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से एक एनवायरनमेंट का इशू यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हिसाब से, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और रूल के हिसाब से आपको सॉइल पोल्यूशन प्रिवेंट करना है और उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल होंगे, जो पोल्यूटेंट होंगे, उसको आपको सेपरेट आउट करना है या फिर सेग्रीगेट करना है। तो ये प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम? तो इसमें सबसे पहले हमने जो देखा था कि आपको पहले डिमोलिशन सर्वे करना है और जो भी सर्वे की आउटपुट्स आएंगे उसके बेसिस पे आपको डिमोलिशन प्लान बनाना है। अभी जैसे आप डिमोलिशन प्लान बनाएंगे उसके बाद में आपको जो अथॉरिटीज होंगे, लोकल अथॉरिटीज को आपको अप्लाई करना होगा कि हमारी ये बिल्डिंग है, हमने ये सर्वे किया है, ये बिल्डिंग के डिटेल्स है और फिर हमको ये पर्टिकुलर मेथड से हमको ये डिमोलिश करना है, उसके लिए ये टाइम लगेगा, उसके लिए ये मेथड हम अडॉप्ट करने वाले हैं और जो नियर बाय बिल्डिंग से या स्ट्रक्चर से उनका ये डिस्टेंस है, उनके ऊपर ये इफेक्ट नहीं होने वाला और जो भी यहाँ पे पोल्यूशन ओरिएंटेड जो भी इफेक्ट होगा वो टेम्पररी होगा, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे और हम ये अलग अलग मेथड्स यूज करने वाले हैं। तो ये अगर अथॉरिटीज को देंगे और अथॉरिटीज ने अगर आपको सैंक्शन कर दिया कि आप डिमोलिशन कर सकते हैं तो उसके बाद फिर आप डिटेल में प्लान बना सकते हैं। तो ये प्लानिंग में आपको बिल्डिंग के डिटेल्स, उसके जो डॉक्यूमेंट्स, उसके जो रिकॉर्ड्स, उसके जो ड्राइंग्स वो आपको क्लियर करने होंगे। बिल्डिंग की जो हाइट है, स्ट्रक्चरल सिस्टम्स क्या है, फिर बिल्डिंग्स में ऑलरेडी अगर कुछ डैमेजेस अगर होंगे तो वो डैमेजेस क्या है, वो एक्सटेंड हो सकते हैं क्या नहीं, किस डायरेक्शन में हो सकते हैं, कितना फोर्स अप्लाई करने के बाद हो सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे स्टडी करनी होगी, कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। और उसके बाद में जो भी फैसिलिटीज है, नियर बाय फैसिलिटीज, उसको भी आपको रेडी रखना होगा और वो भी उनको इन्फॉर्म करना होगा कि अगर मुझे एम्बुलेंस या फायर या फिर और कोई अगर जरूरत रहती है, जैसे कि हेवी इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज करना पड़ता है, तो अगर ऐसे कोई जरूरत होती है तो उनको भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना होगा। उसके अलावा जो लेआउट होता है तो वो लेआउट आपको डिटेल मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली डिमोलिशन किस मेथड से कैसे करने के बाद स्ट्रक्चर कोलैप्स होने वाला है और किस डायरेक्शन में ये हमको करना है। तो वो लेआउट के हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो जिस एरिया में ज्यादा एरिया आपको अवेलेबल हो सकता है वो डायरेक्शन में आप उसका डिमोलिशन कर सकते हैं। तो फिर आपको जो अलग अलग मेथड्स होती है वो मेथड्स आपको स्टडी करनी होगी और उसमें से जो एक पर्टिकुलर मेथड है वो आपको अप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट करनी होगी। फिर ये मेथड के रिलेटेड जो भी स्टेप्स होंगे, जो भी प्रोसीजर होगी, उसके रिलेटेड आपको सेफ्टी मेजर्स आपको ध्यान में रखने होंगे। और फिर डिमोलिशन के स्टेप्स क्या होती है, उसमें अलग अलग जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो इक्विपमेंट ओरिएंटेड सेफ्टी मेजर्स, उसका रिलेटेड आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स या फिर उसके जो सेफ ऑपरेटिंग मेथोडोलॉजीज या स्टेप्स है वो भी आपको यहाँ पे स्टडी करने होंगे। फिर जो प्लानिंग है उसमें आपको कंप्लीट डिमोलिशन के बाद हम उसको डेब्रिज को हैंडल कैसे करने वाले हैं, डेब्रिज को डिस्पोज कैसे करने वाले हैं, उसका सेग्रीगेशन कैसे करने वाले हैं, उसमें से फिर अलग अलग ट्रक्स या डंपर्स में लोडिंग अनलोडिंग कैसे करने वाले हैं और ये किस लीगल रूल्स के हिसाब से आपको ये वर्कआउट करना है, किस मेथड से वर्कआउट करना है, ये भी प्लानिंग आपको स्टार्टिंग में ही करनी होगी। और फिर ये जो भी एक्टिविटीज चल रही है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने सर्वे से एक्टिविटी स्टार्ट की, तो सर्वे से एंड तक जो भी डेब्रिज मैनेजमेंट है यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट है, तब तक आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे सुपरविजन करना होगा। तो ये अलग अलग स्टेप्स के लिए सुपरवाइजर कौन होगा
उसका एक्सपर्टीज कौन होगा, इमरजेंसी सिचुएशन अगर आती है तो उसमें यहाँ पे उसका पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे प्लानिंग करना होगा। तो ये अलग अलग पॉइंट्स आपके सेफ्टी डिमोलिशंस प्लानिंग के ओरिएंटेड होगी। अभी जो हमने सेफ्टी मेजर्स की बात की है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिमोलिशन एग्जैक्टली कैसे होता है, उसकी इंफॉर्मेशन और उसके रिलेटेड फिर ट्रेनिंग्स और जो कम्युनिकेशन है वो आपको प्रॉपर करना होगा। तो यहाँ पे जो भी साइट पे वर्कर्स अवेलेबल होंगे या फिर जो भी इन्वॉल्व रहने वाले जो भी एम्प्लॉयज होंगे, उनको ये ट्रेनिंग और कम्युनिकेट ठीक तरह से करना होगा कि ये हम डिमोलिशन किस हिसाब से, किस मेथड से करने वाले हैं, इसमें क्या क्या हजार्ड्स प्रेजेंट है और प्रिकॉशनरी सेफ्टी मेजर्स हम क्या लेने वाले हैं। इन केस अगर इमरजेंसी आती है तो आपका क्या काम होगा, आपका एक्शन क्या होना चाहिए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग अगर आप देंगे तो थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है। यहाँ पे जो भी आप इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं, तो इक्विपमेंट ओरिएंटेड भी यहाँ पे टेस्टिंग एग्जामिनेशंस जो होते हैं, रिपेयरिंग मेंटेनेंस जो टास्क होती है और इसके इक्विपमेंट रिलेटेड जो भी एसओपीज होंगी उसकी जानकारी और इसके रिलेटेड जो भी हजार्ड्स होंगे उसकी भी जानकारी यहाँ पे वर्कर्स या एम्प्लॉयज को यहाँ पे देनी चाहिए। तो उसके बाद में ही वो जो भी एक्सपर्टाइज पर्सन होगा वो इंस्पेक्ट करेगा और उसके बाद ही हम जो भी इक्विपमेंट आपको यूज करना चाहते हैं वो इक्विपमेंट आपको यूज करने चाहिए। तो जब भी आप इक्विपमेंट, हेवी इक्विपमेंट या वाइब्रेटिंग मशीनरीज वाले इक्विपमेंट या फिर जो नॉइज जनरेट करने वाले इक्विपमेंट से अगर ऐसे यूज करते होंगे तो आपको अलग अलग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने की जरूरत होगी। अगर यहाँ पे नॉइज के चांसेस है तो आपको ईयर मफ्स या ईयर प्लग यूज करना चाहिए। यहाँ पे डस्ट के चांसेस है तो यहाँ पे आपको गॉगल्स भी यूज करना चाहिए या फिर जो डस्ट मास्क होते हैं उसका भी यूज करना चाहिए। या फिर अगर आपको कंटिन्यूस सुपरविजन करना है तो आपको फेस मास्क और हार्ड हैट्स और हेलमेट सभी को यूज करना चाहिए। और जहां पर जिस एरिया में ऑन साइट अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको कंपलसरी सेफ्टी शूज या जो फूड प्रोटेक्शन ओरिएंटेड जो भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट शूज होंगे उसका आपको यूज करना होगा। तो ये बहुत सारे अलग अलग जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका भी यूज करना है आपको, जो भी मेंटेनेंस के लिए या फिर जो भी इक्विपमेंट आप यूज करने चाहिए तो वो इक्विपमेंट की जानकारी भी आपको लेनी होगी। अभी मैक्सिमम जगह हम पावर ओरिएंटेड जो टूल से इंस्ट्रूमेंट से यूज करते हैं, इसीलिए हमको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का भी यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो जहां पर जो स्पेशली पोर्टेबल या जिसको हम मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कहते हैं, तो यहाँ पर ये भी यूज हो सकता है क्योंकि हमने पावर जो मेन पावर सप्लाई रहता है वो उसको डिस्कनेक्ट किया रहता है। तो ये स्ट्रक्चर या बिल्डिंग जिसको डिमोलिश करना है तो उसका जो सप्लाई वो कट ऑफ होता है और उसके बाद में उसमें अगर जो भी आपको यूज करना है तो उसमें मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के बेसिस पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके ओरिएंटेड भी आपको सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने होंगे। फिर यहाँ पे अगर हम एक्सप्लोजिव यूज करने वाले हैं या फिर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस यूज करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर्स में फ्लेमेबल सब्सटेंसेस या गुड्स अवेलेबल है तो यहाँ पे फायर हजार्ड्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी फ्लेमेबल गुड्स होंगे उसके रिलेटेड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट या फिर अगर फर्नीचर जैसे कुछ यहाँ पे थिंग्स अवेलेबल होगी या फिर टिम्बर्स या डोर्स, ऐसे कुछ यहाँ पे मटेरियल्स अवेलेबल है जो हाइड्रोकार्बन यानी कि कंबस्टेबल फॉर्म वाले हैं, जो इजीली यहाँ पे फायर कैच होने के बाद जलने वाले हैं। तो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा या फिर आइसोलेट करने होंगे या फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके फायर के चांसेस आपको मिनिमाइज करने होंगे। इन केस फिर भी अगर फायर कैच होता है तो उसके लिए आपको रेडी रखना होगा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। तो जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स आपके पास मिनिमम रिक्वायर्ड है तो वो रेडी रखने हो, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर्स हो, फायर हाइड्रेंट सिस्टम हो या फिर फायर होज रील्स या और कोई सिस्टम्स। तो जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जो भी आपका कंबस्टिबल मटेरियल है, फायर लोड के हिसाब से आपको ये फायर फाइटिंग मेजर्स की रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो आपको फुलफिल करना होगी। तो वर्किंग कंडीशंस एग्जैक्टली क्या है वो उसका ऑब्जर्वेशन, उसका सुपरविजन और उसके बेसिस पे फिर आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लिस्ट आउट करने होंगे। तो यहाँ पे कुछ जो फ्लोर का डिमोलिशंस यहाँ पे करना है, स्लैब का डिमोलिशंस अगर आपको करना है तो ये
आपको जो भी स्ट्रक्चर है तो वो स्लैब से स्टार्ट होता है। तो ये फ्लोर स्लैब्स जो होते हैं यहाँ से स्टार्ट होगा, मिड स्पैन में आएगा और फिर जो सपोर्टिंग बीम से वहां पे आएगा। क्योंकि अगर ये हम इस तरह से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये जो टेम्पररी सपोर्ट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये एक्चुअली रेनफोर्स बार्स होते हैं, क्योंकि अगर आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो सीमेंट मिक्सचर होता है उसके अंडर ये मेटालिक बार्स यूज किए जाते हैं, रीइंफोर्स बार्स। और फिर उसके बाद में जो बॉटम साइड में जो फ्लोर्स होता है तो उसको टारगेट किया जाता है। यानी कि जो टॉप लेवल पे जो भी प्लेटफॉर्म यूज किए होंगे हम, टेम्पररी प्लेटफॉर्म, तो उसको पहले डिमोलिश करना होगा। फिर बाद में ये जो बार्स होंगे, रीइंफोर्स बार्स, मेटालिक स्ट्रक्चर्स, तो उसको फिर कट करना होगा। और फिर उसको ब्रेक करने के बाद या फिर कंक्रीट ब्रेक करने के बाद जो फ्लोर सेक्शन है उसको आपको ब्रेक करना होगा। तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच आपको यहाँ पे एक प्लानिंग में हो सकता है। अगर आपको डिटेल में चेक करना है तो इसमें अलग अलग ये जो फ्लोर बीम्स हो सकती है उसको डिमोलिश करना, या फिर जो कैंटिलीवर्ड बीम्स होती है, सेकेंडरी बीम्स होती है, या फिर मेन बीम्स होती है, तो इसका भी एक सीक्वेंस है। जैसे कि आपको पहले कैंटिलीवर बीम, उसके बाद में सेकेंडरी बीम और उसके बाद में मेन बीम आपको डिमोलिश करनी है। तो ये अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग ड्राइंग्स के हिसाब से आपको यहाँ पे पता चल जाता है। यहाँ पे 6 मीटर वाला जो स्पैन टू बी डिमोलिश यहाँ पे ड्राइंग में बताया है, तो ये कट 2 और कट 3 है, ये कट 1 और यहाँ पे कट 4 है। तो ये पहले आपको मेजर जो कैंटिलीवर बीम्स है उसको हटाना है, फिर सेकेंडरी बीम्स जो होंगे उनको हटाना है, और फिर मेन बीम्स को हटाना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर आप करेंगे तो यहाँ पे कोई एक्सीडेंट के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, और आपको जो रिक्वायर्ड आउटपुट है उस हिसाब से वो स्ट्रक्चर जो है वो डिमोलिश यहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये जो हमने पहले कहा है कि सर्वे में आपको पहले बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग, उसके जो रिकॉर्ड्स, वो आपको स्टडी करने होंगे और उसके बेसिस पे आपको प्लानिंग डिसाइड करनी होगी। कुछ जो कॉलम्स की हम बात करते हैं तो ये कॉलम के साथ साथ वायर्स या कुछ विंचेस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, तो उनको पहले वीकन करना पड़ेगा, उसको कमजोर करना पड़ेगा, और फिर उसका जो कनेक्शन है वो मिनिमाइज या उसका सपोर्ट कम करना होगा। तो अगर हम ब्रेक कर सकते हैं तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जो भी वायर्स यहाँ पे आते हैं कॉलम्स में, वो वायर को डिस्कनेक्ट करना होगा या फिर कट करना होगा। और फिर जो बाकी के कॉलम से रिलेटेड जो भी कुछ सेक्शंस होंगे तो उसको भी सेपरेट आउट करना होगा, और उसके बाद में ही मेन कॉलम जो होता है उसको डिमोलिश करना होगा। तो ये डिपेंड्स है, जैसे कि यहाँ पे आपको ड्राइंग में पता चल रहा है कि ये एक्सटीरियर सेक्शन है, ये इंटीरियर सेक्शन से इसके अलग अलग जो बार्स है और ये कुछ वायर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये यहाँ पे आपको रेनफोर्स बार दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे ये अगर हम ये बार कट कर देंगे तो उसके बाद में जो भी डायरेक्शन में आपको मूवमेंट करना है, उसका डिमोलिशन करना है, वो डायरेक्शन के हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर पार्ट यानी कि वो बार या कॉलम उसको विक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे ये बार दिखाई देता है, तो ये बार को ब्रेक किया गया है या फिर ब्रेक हो चुका है, इसको भी ये ब्रेक हो चुका है, तो इस डायरेक्शन के हिसाब से ये यहाँ पे डिमोलिश होगा। तो वो एक साइड से वो इस एंगल में, ये एंगल से आपको डिमोलिशन की पॉसिबिलिटीज है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं खुद, या फिर कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से भी ये काम कर सकते हैं। फिर ये हम जो डिमोलिशन करते हैं तो इसमें अलग अलग मेथड्स होती है। तो ये मेथड्स के अलग अलग फैक्टर्स क्या है, जैसे कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का टाइप क्या है, जैसे कि कुछ जगह पहले जो हम यूज करते थे, अभी भी कुछ गाँव में लोड बेयरिंग यूज करते हैं, यानी कि आपके जो प्लेटफॉर्म यानी कि ग्राउंड लेवल है उस पे ही डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन करना, तो ये लोड बेयरिंग मैसनरी स्ट्रक्चर होता है। आज के डेट में हम मैक्सिमम जगह आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर यूज करते हैं या फिर स्टील स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर ये सबसे ज्यादा यूज करने वाला स्ट्रक्चर टाइप है, लेकिन कहीं जगह स्टील स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और कहीं जगह लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर भी होते हैं। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर का साइज क्या है, तो अगर स्ट्रक्चर स्मॉल है तो उसके लिए शायद मेथड अलग हो सकती है,
अगर ये सिंपल हैंड डिमोलिशन हैमर टेक्निक से अगर हम यूज करेंगे तो मैन्युअली भी ये स्मॉल स्ट्रक्चर हम डिमोलिश कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर लार्ज है तो यहाँ पे आपको जैसे स्पेशल कुछ मेथड अप्लाई करनी होगी। जैसे अगर हमने मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग अगर देखी होगी तो उसमें रेकिंग बॉल मेथड हम यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ कोलैप्सिकल मैकेनिज्म हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इम्प्लोजन की बात की थी, यानी कि डिमोलिशन विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव केमिकल्स का यूज करेंगे, हम कंट्रोल एक्सप्लोजन करेंगे तो उसको हम इम्प्लोजन कहते हैं। तो इम्प्लोजन टेक्निक भी यहाँ पे अगर लार्ज स्ट्रक्चर है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। कई जगह आपको अवेलेबल टाइम पीरियड आपको देखना होगा, लोकेशन देखना होगा, लिमिटेशंस कुछ देखने होगी। जैसे अगर आपके स्ट्रक्चर के आजू बाजू में अगर हॉस्पिटल से या स्कूल से या फिर इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे हम नॉर्मली उसको साइलेंट जोन कहते हैं, तो यहाँ पर इतना नॉइज जनरेट करना अलाउड नहीं होगा। या फिर अगर वहाँ पे कोई नेशनल पार्क्स या ऐसे कुछ सैंक्चुअरीज है तो वहां पर इतना डस्ट यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, या फिर वाइब्रेटिंग मशीनरीज का भी हम ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये डिपेंड से सिचुएशन क्या है, लोकेशन क्या है, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है, उस हिसाब से भी आपकी जो मेथड है वो चेंज हो सकती है। वर्कर के स्किल क्या है, उसके अलावा सेफ्टी कंसर्न्स क्या है यहाँ पे, और हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं, और उसके रिलेटेड एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स भी क्या है। जैसे कि हमने बात की थी कि रेसिडेंशियली पूरा अगर एरिया रहेगा तो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट आजू बाजू में हो सकते हैं, या फिर कहीं पे ओपन एरिया हो सकता है, कहीं पे गार्डन्स हो सकते हैं, या फिर कहीं पे ये अगर कमर्शियल या सेमी कमर्शियल जैसे अगर बिल्डिंग्स होते हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स क्या है उसके बेसिस पे भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे ये डिमोलिशन मेथड फाइनलाइज होती है। अगर हम मैनुअल की बात करेंगे, जैसे कि मैनुअल डिमोलिशन स्मॉल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने बात की थी कि हैमर्स, तो ये हैमर ही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा, कि जिसकी वजह से जितना आप हैमर पे फोर्स अप्लाई करेंगे उस हिसाब से वो जो डिमोलिशन या डिसमेंटलिंग है वो कंटिन्यू होते रहेगा। फिर कुछ पिक्स या वायर कटर्स होंगे वायर कट करने के लिए, या फिर वेल्डिंग कटर्स, या फिर हैंड ड्राइवन हाइड्रोलिक जैक्स भी होते हैं। तो किसी जगह आपको कहीं लिफ्टिंग करना पड़ता है, कहीं कटिंग करना पड़ता है, कहीं वेल्डिंग करना पड़ता है, कहीं पे कंटिन्यूअस हैमरिंग करना पड़ता है। तो ये अलग अलग टूल्स हम मैनुअल डिमोलिशंस में यूज कर सकते हैं। अभी ये जो सीक्वेंस है डिमोलिशंस का, तो वो क्या है, तो वो हमने पहले ही थोड़े थोड़े इस पार्ट्स में हमने बताया था, वही यहाँ पे रिपीटेशन है कि कैंटिलीवर स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले आपको डिमोलिश करना होगा। तो कैंटिलीवर स्ट्रक्चर डिमोलिश करने के बाद आप फिर जो स्लैब्स है उसको डिमोलिश करेंगे। तो ये डिमोलिशन रूफ जो होते हैं, तो ये रूफ डिमोलिट करने के पहले जो वाटर टैंक्स वहां पे अगर टेरेस पे टैंक्स अगर होंगे या फिर कहीं पे लिफ्ट रूम्स होंगे, तो ये डिपेंड है, अगर ये अवेलेबल होता है तो वो पहले आपको डिमोलिश करने होंगे। और फिर उसके बाद में फ्लोर स्लैब्स जो होते हैं उसको स्टार्ट करना होगा डिमोलिशंस के लिए, फिर मिड स्पैन्स को स्टार्ट करना होगा, और फिर ये हम सपोर्टिंग जो बीम्स है उसको बाद में डिमोलिश करेंगे। तो इसमें भी हमने जो सीक्वेंस बताया था कि पहले आपको कैंटिलीवर बीम, फिर सेकेंडरी बीम, फिर प्राइमरी बीम, ये बीम्स आपको डिमोलिश करना होगा, यही सीक्वेंस है। अगर ये लोड बेरिंग वॉल्स यहाँ पे नहीं है या फिर पार्टीशन वॉल्स यहाँ पे नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं तो इसको भी पहले आपको पार्टीशन वॉल्स वगैरह हटाने होंगे। फिर इसमें जो कॉलम्स होते हैं, तो ये कॉलम्स और लोड बेरिंग वॉल्स अगर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं तो फिर उसमें आपको लास्ट में ये रिमूव करना है या फिर डिमोलिश करना है। तो ये मैक्सिमम जो जनरलाइज गाइडलाइंस या सीक्वेंस जो दिया है वो डिमोलिशन का यही है। फिर इसमें जो हमने अभी अलग अलग मेथड्स पढ़ी थी, तो उसमें ये बॉल एंड क्रेन मेथड भी है। तो यहाँ पे ये आपको दिखाई देता है कि ये क्रेन अवेलेबल है और ये बॉल यहाँ पे है। तो ये बॉल का मटेरियल, वेट, इसका जो होल्डिंग है, ये कैपेसिटीज वगैरह ये इसी हिसाब से रहते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर आपको डिमोलिश करने हैं तो वो स्ट्रक्चर को डिमोलिश ये इजीली कर पाएगा, उस हिसाब से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये अभी अलग अलग वेट में, अलग अलग मटेरियल्स में, अलग अलग शेप्स में भी अवेलेबल होते हैं।
लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये ओल्डेस्ट और कॉमनली मेथड जो बिल्डिंग डिमोलिशंस में आती है, जहां पर ये क्रेन और रेकिंग बॉल यूज होता है, तो उसका वेट 6120 kg था, सबसे जो पुराना होता है। तो इसमें ये एक तो आप बॉल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर उसका स्विंग करके, यानी कि उसको ऐसा हिला के उसको एक टॉर्क मूवमेंट देंगे और फिर ये एक्चुअली डायरेक्टली जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा उस पर स्ट्राइक करेगा और फिर वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिमोलिश होते जाएगा। तो ये अलग अलग मेथड्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कहीं जगह ये बॉल जो होते हैं वो फोर स्टील के होते हैं, या फिर कहीं पे आपके कास्टिंग के रहते हैं या फिर मोल्डेड होते हैं, और कहीं पे आपको हाई प्रेशर यहाँ पे देना पड़ता है, तभी ये एक्चुअली जो कुछ स्टील रेड हॉट जो होते हैं तो वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं और उसके बाद में उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो सकती है। तो ये बॉल एंड क्रेन मेथड यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये एक मेथड है। तो ये डायग्राम से आपको पता चलता है, जैसे कि ये क्रेन यहाँ पे ऑपरेटर है और ये क्रेन हम यूज कर रहे हैं और ये बॉल का कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग चलते रहेगा और ये टॉप से थोड़ा 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 पार्ट ये जो है ये डिमोलिश करते जाएगा। जैसे अभी हमने भी ओवरऑल सीक्वेंस में भी देखा है कि आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच ही रखना है नॉर्मली डिमोलिशन के लिए, ठीक है। तो ये जो क्रेन होगी, जो भी बॉल्स होगा, उसके डायमेंशंस क्या है, बिल्डिंग के डायमेंशंस क्या है, ये आपको सभी जगह ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे अभी क्रेन की मूवमेंट कितनी होगी, उसकी एंगुलर मूवमेंट क्या होगी, उसकी जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होगी, वर्टिकल मूवमेंट क्या होगी, बॉल की जो स्विंगिंग पोजीशन है उसके लिए मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये सभी बातों का आपको ध्यान देना है और उसके बाद में ही ये आपको अप्लाई करना है। जैसे ये यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये एक्चुअली इनिशियल पोजीशन है और उसको छोड़ा जाता है और फिर यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये वापस से हैंग हो सकता है। तो ये ऑपरेटर के स्किल्स पर भी डिपेंड है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये स्विंगिंग की मूवमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ये बॉल ड्रॉप करके भी ये तोड़ सकता है। तो ये ड्रॉपिंग मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि वर्टिकल ड्रॉप मेथड है, लेकिन मेटल का इम्पैक्ट कितना होता है उसके बेसिस पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से मेथड में डालना है। अभी इसको ये जो सेकंड मेथड है, ये एक मेथड अभी बहुत सारी जगह अभी यूज कर रहे हैं हम, जिसको हम इम्प्लोजन्स कहते हैं, यानी कि एक्सप्लोजिव मटेरियल का यूटिलाइजेशन करना। उसमें भी अभी हम सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म अगर देखेंगे तो कुछ यहाँ पे टाइमिंग जो होते हैं वो डिटोनेशन जिसको हम कहते हैं, तो हम कंट्रोल्ड डिटोनेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो कंट्रोल डिटोनेशन ये सेकंड्स में भी हो सकता है, कुछ मिनट्स के लिए भी हो सकता है। तो जहां पर भी आपको एग्जैक्ट डैमेज करना है, किस टाइम में डैमेज करना है और आपको क्या सीक्वेंस रखना है, उस हिसाब से हम इम्प्लोजन रन कर पाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको अगर टॉप से पहले स्टार्ट करना है या फिर डायरेक्टली बॉटम से स्टार्ट करना है और फिर वो स्ट्रक्चर कोलैप्स होते होते डायरेक्टली एक ही जगह भी यहाँ पे कोलैप्स हो सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ ब्रिजेस या फिर स्मोक स्टैक्स होते हैं, टावर्स होते हैं, टनल्स होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में आपको कुछ कंट्रोल्ड इम्प्लोजन्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कहीं जगह आपको मैनुअल भी यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो अगर ये जो एक्सप्लोजिव की हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल एक्सप्लोजिव हम यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग आपको करनी होगी और फिर उस हिसाब से अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है या फिर डायनामाइट से, ये अलग अलग एक्सप्लोजिव आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और फिर यहाँ पे इम्प्लोजन आप अप्लाई कर सकते हैं। कई जगह जैसे आपको मालूम है कि RDX ये एक अच्छा एक्सप्लोजिव है, या फिर ट्राई नाइट्रोटोल्यून एक एक्सप्लोजिव है, नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोजिव है, डायनामाइट्स एक्सप्लोजिव है। ये अलग अलग मटेरियल अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये RDX बेस अगर एक्सप्लोजिव होता है तो यहाँ पे हाई रेट स्पीड यहाँ पे मिल सकता है आपको 27,000 फीट पर सेकंड, यहाँ तक ये हो सकता है कि एक ही सेकंड में इतने फीट तक, इतने 27,000 फीट तक, यानी कि 8,000 प्लस मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से भी यहाँ पे एक्सप्लोजन पॉसिबल है। तो अलग अलग जो मटेरियल है उसके अलग अलग जो लिमिटेशंस है या फिर जो
अलग अलग रेट हो सकते हैं, उसके बेसिस पे आप ये बिल्डिंग इम्प्लोजन कर सकते हैं। जैसे कि ये फोटोग्राफ में आपको दिखाई देता है, तो इसमें अलग अलग जो मटेरियल की ये लाइंस यहाँ पे लगाई जाती है और आपके हिसाब से, आपके प्लानिंग के हिसाब से ये बराबर ये जो स्ट्रक्चर ये कोलैप्स होके यहाँ पे सेंटर में नीचे बैठ जाएगा। तो ये आपके जो सराउंडिंग के जो स्ट्रक्चर से उस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो ये ऐसे अलग अलग इम्प्लोजन्स जो होते हैं वो आप करवा सकते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्लास्टिंग मेथड है। तो ये ब्लास्टिंग मेथड में आप रैपिडली एक्सपांडिंग गैसेस यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में ऐड कर सकते हैं और फिर उसको आप ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक डिमोलिशन स्ट्रक्चर का एक मेथड है जिसमें आप ड्रिलिंग करके या फिर अलग अलग होल्स बना के उसमें ये अलग अलग मटेरियल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर गैसेस ऐड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे डिटोनेशन हो सकता है। तो ये भी कुछ सेकंड्स में भी ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये डैमेज करवा सकते हैं आप या डिमोलिश कर सकते हैं और फिर ये जो सपोर्ट्स है उसको आप हटा सकते हैं। तो ये भी एक अलग अलग टेक्निक है स्ट्रेटेजिक इम्प्लोजन की। अगर हम ब्लास्ट की अगर बात करेंगे तो ब्लास्ट के पहले जो कंडीशंस होती है तो ये प्री ब्लास्ट कंसिडरेशन के बारे में आपको भी ध्यान देना होगा। जैसे कि आपको जो भी स्ट्रक्चर है उसका डिजाइन देखना होगा, उसमें जो अलग अलग प्री वेकनिंग मेथड से अगर ये इम्प्लीमेंट हो सकती है तो उसको अप्लाई करना होगा और उसके बाद में फिर सेफ्टी तरीके से आपको सुरक्षित जगह वो बिल्डिंग्स के जो मटेरियल से उसको सेपरेट आउट करना होगा। तो ये प्री वीकनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ये मेन इशू है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे वायर्स यहाँ पे होते हैं, कहीं पे कॉलम का जो कनेक्शंस होता है, कहीं पे बीम का कनेक्शंस होता है। तो जो भी वायर्स या कोई भी वॉल या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जो दूसरे कॉलम्स या बीम्स को स्ट्रेन देता है उसको पहले वीक करना होगा, क्योंकि उसके बाद में ही आपका जो इम्प्लोजन्स है या फिर जो भी मेथड है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो सकती है और कम टाइम में फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आपको प्री ब्लास्ट कंसिडरेशंस देखने होंगे और फिर आपको एक्सप्लोजन का डिजाइन करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। तो ये प्री वेकनिंग के लिए भी एक कुछ तरीका है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लोजिव का प्लेसमेंट बताया गया है क्रॉस सेक्शनल व्यू में। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चलता है कि अगर मुझे यहाँ पे ये अगर ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से मुझे ये टॉप में ये सिंगल एक्सप्लोजिव दिखाई देता है, यहाँ पे 2 एक्सप्लोजिव, यहाँ पे 3 4 और फिर बाद में 5। तो ये डैमेज होते होते फिर ये सेंटर पॉइंट में ये मैक्सिमम यहाँ पे डिमोलिश होके ये पूरा मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक्सप्लोजिव डिजाइन भी आपको पहले से कैलकुलेट करने होंगे और फिर उसके बाद में ही ये अप्लाई करने होंगे। ये एक टेस्ट ब्लास्ट है जो आपको फोटोग्राफ से ही पता चलता है कि ये पहले क्या था। तो यहाँ पे एक कॉलम था और जैसे हमने ब्लास्ट किया, टेस्ट ब्लास्ट करने के बाद यहाँ से कॉलम रिमूव किया। तो ये कंट्रोल्ड एक्सप्लोजिव है जो भी हम डिटोनेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि हमने फायर एंड एक्सप्लोजन में एक्सप्लोजन के अंदर पढ़ा था डिटोनेशंस। तो ये डिटोनेटर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उतना ही पार्ट जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही हम ब्लास्ट भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको पूरे बिल्डिंग के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए ये अप्लाई करना है तो उसके पहले आपको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए कि ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए, मटेरियल के लिए कितना एक्सप्लोजिव क्वांटिटी लगेगी आपको, तो उस हिसाब से ये टेस्ट ब्लास्टिंग भी करनी चाहिए। ये एक सेकंड मेथड है जिसको हम रैपिंग ऑफ होल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर आपको डिमोलिश करना है उस पे यहाँ पे अगर एक्सप्लोजन आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर ड्रिलिंग करके यानी कि होल्स तैयार करके उसमें यहाँ पे जो गनी बैग्स है वो आप ऐड कर सकते हैं या फिर जो आयरन का नेट है उस पे प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद में एक्सप्लोजिव या डिटोनेटर्स का यूज करके आप एक्सप्लोजन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड है जहाँ पे आपको टेस्टिंग भी हो सकती है और डिमोलिशन भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है। ये एक ब्लास्टिंग मेथड है जहाँ पे एक्सप्लोसिव वर्क यहाँ पे हो सकता है, कंट्रोल्ड मैनर में आप कर सकते हैं और अगर आपका टाइम गैप आप देखेंगे तो 1/100 सेकंड्स तक ये आप कंट्रोल ब्लास्ट कर सकते हैं अलग अलग सक्सेसिव ब्लास्ट में। तो 2 सक्सेसिव ब्लास्ट में
ये 1/100 सेकंड्स इतना गैप मिनिमम आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ट्रिगरिंग जो होता है, ये इसकी वजह से आपका नॉइज पोल्यूशन जो है वो मिनिमाइज होगा, एयर पोल्यूशन भी मिनिमाइज होगा। और जहां पर अगर ऐसे कुछ इश्यूज होंगे कि जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पर आप ब्लास्टिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो स्पेशली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट कॉलम जो होते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करना या फिर जो एडजॉइनिंग कॉलम्स है उसको वीक करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फोकस यहाँ पे होगा। और फिर उसके बाद में ये आप मेथड अप्लाई करके टोटल स्ट्रक्चर आप कोलैप्स कर सकते हैं, डिमोलिश कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल डिमोलिशन के ओरिएंटेड अलग अलग जो हमने सर्वे के बारे में बताया था, प्लानिंग के बारे में बताया, अलग अलग मेथड्स के बारे में बताया, किस मेथड को आपने सेलेक्ट करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स क्या है, और फिर सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको क्या क्या लेनी चाहिए, एनवायरमेंट मेजर्स आपको क्या क्या लेने चाहिए, इसके बारे में हमने अभी तक जानकारी दी। तो आपको सेफ्टी, एनवायरमेंट और हेल्थ ओरिएंटेड फोकस रख के ही आपको ये डिमोलिशंस के अलग अलग जो प्लानिंग है वो आपको टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए। धन्यवाद।